नमस्कार साथियों। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। आज हम ईपीपीसीएस मेंस 2021 जीएस पेपर 4 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आगामी मेंस लिखने में बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या वैयक्तिक नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है? सबसे पहले हम नैतिकता के बारे में भूमिका लिखेंगे। व्यक्तिगत नैतिकता से तात्पर्य व्यक्ति के सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, करुणा एवं उत्तरदायित्व जैसे नैतिक मूल्यों से है। लोक जीवन में लिए जाने वाले निर्णय इन्हीं मूल्यों से प्रभावित होते हैं, अतः दोनों का गहरा संबंध है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सकारात्मक प्रभाव, ईमानदारी, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार में कमी, नैतिक व्यक्ति निजी हितों से ऊपर उठकर लोक हित को प्राथमिकता देता है। अगला पॉइंट है जन विश्वास में वृद्धि, नैतिक निर्णय शासन की वैधता और विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है उत्तरदायित्व, सार्वजनिक संसाधनों का न्याय संगत एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए लाल बहादुर शास्त्री एवं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निर्णय उनकी व्यक्तिगत नैतिकता से प्रेरित थे। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। यद्यपि लोक जीवन में कानून, संस्थागत नियम एवं सार्वजनिक हित सर्वोपरि होते हैं, फिर भी व्यक्तिगत नैतिकता निर्णयों की गुणवत्ता को दिशा देती है। अतः व्यक्तिगत नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों के समन्वय से ही उत्तरदायी, पारदर्शी एवं जन कल्याणकारी शासन की स्थापना संभव है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा गांधी के मत के अनुसार वह कौन से आवश्यक सद्गुण हैं जो एक आदर्श मानवीय नैतिक व्यवहार हेतु उत्तरदायी होते हैं? विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। महात्मा गांधी के अनुसार नैतिकता केवल उपदेश नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा और आत्मानुशासन पर आधारित जीवन पद्धति है। उनका मानना था कि आदर्श मानवीय व्यवहार व्यक्ति के चरित्र एवं कर्तव्यनिष्ठा से निर्मित होता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। गांधी के आवश्यक सद्गुण देखें, क्या क्या गुण है। पहला पॉइंट है सत्य, विचार, वचन और कर्म में एकरूपता। अहिंसा, मन, वचन एवं कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना। अगला पॉइंट है आत्म संयम, इच्छाओं एवं इंद्रियों पर नियंत्रण। अगला पॉइंट है प्रेम एवं करुणा, सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति। अगला पॉइंट है सेवा एवं परोपकार, सर्वोदय एवं अंत्योदय की भावना। अगला पॉइंट है निर्भयता, अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह का साहस। अगला पॉइंट है सादगी एवं अपरिग्रह, सीमित उपभोग तथा लोभ का त्याग। अगला पॉइंट है कर्तव्यनिष्ठा, अधिकारों से पहले कर्तव्यों को महत्व देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। गांधी जी के ये सद्गुण आज भी सुशासन, सामाजिक समरसता और नैतिक नेतृत्व की आधारशिला है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यह कथन स्पष्ट करता है कि आदर्श नैतिक व्यवहार उपदेश से नहीं बल्कि आचरण से स्थापित होता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भ्रष्टाचार, सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासन की अक्षमता एवं राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करने का कारण है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय बताइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे।
भ्रष्टाचार सार्वजनिक पद का निजी लाभ हेतु दुरुपयोग है। यह शासन की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जन विश्वास को कमजोर कर आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बाधित करता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय देखें। क्या क्या उपाय है? पहला है पारदर्शिता, ई गवर्नेंस, ई टेंडरिंग, डिजिटल भुगतान। अगला पॉइंट है जवाबदेही, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक चार्टर, आरटीआई का प्रभावी क्रियान्वयन। अगला पॉइंट है कठोर कानून, लोकपाल, लोकायुक्त, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का सख्ती से पालन। अब हम इनकी स्वतंत्र संस्थाएं देखें। सीबीसी, सीएजी एवं सतर्कता तंत्र को सशक्त बनाना। अगला पॉइंट है नैतिक प्रशासन, सिविल सेवकों में सत्यनिष्ठा, आचार संहिता एवं नैतिक प्रशिक्षण। अगला पॉइंट विशल ब्लोअर संरक्षण, सूचना देने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है जन भागीदारी, मीडिया, नागरिक समाज तथा जागरूक नागरिकों की सक्रिय भूमिका। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सार्वजनिक जीवन सुशासन, विधि के शासन और नैतिक नेतृत्व का आधार है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रौद्योगिकी तथा जन सहभागिता के समन्वित प्रयासों से ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का निरूपण कीजिए। सबसे पहले नैतिक शासन के अनुसार हम उत्तर देंगे। भूमिका लिखेंगे। लोक सेवा का मूल उद्देश्य जन कल्याण, संविधान के आदर्शों की रक्षा तथा सुशासन की स्थापना है। इसके लिए नैतिक शासन और लोक जीवन में सत्यनिष्ठा प्रशासन की आधारशिला है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। नैतिक शासन की प्रासंगिकता देखें। प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करता है। नागरिकों का सरकार पर विश्वास बढ़ाता है। विधि के शासन तथा समानता के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है। अगला पॉइंट है लोक जीवन में सत्यनिष्ठा की प्रासंगिकता, निर्णयों में ईमानदारी, निष्पक्षता एवं निष्ठा सुनिश्चित करती है। सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। प्रशासनिक दक्षता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि करती है। लोक सेवकों को नैतिक नेतृत्व का आदर्श बनाती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड एआरसी के अनुसार इंटीग्रिटी इज द कर्नरस्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस, अतः नैतिक शासन और सत्यनिष्ठा लोक सेवा को जनोन्मुख, उत्तरदायी तथा संविधान के मूल्यों के अनुरूप बनाते हुए सुशासन एवं सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने का, उसके बाद सीधे उत्तर देने का। दूध व्यवसायियों के संगठन द्वारा एक शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हैं कि संगठन को किसी प्रकार की हिंसा न करने दें। पुनः वह कहते हैं कि यदि आवश्यकता हो तो उन्हें पाठ पढ़ा दें। एक तैनात पुलिसकर्मी धरना देने वाले एक व्यक्ति से बहस करता है और पिटाई कर देता है। कारण पूछे जाने पर वह कहता है कि पुलिस अधीक्षक ने पाठ पढ़ाने के लिए कहा था। प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक तथा पुलिसकर्मी के नैतिक आचरण पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। लोक सेवा में वैधानिकता, संयम, उत्तरदायित्व एवं मानवाधिकारों का सम्मान सर्वोच्च नैतिक मूल्य है। पुलिस का दायित्व कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि दंड देना। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पुलिस उपाधीक्षक का नैतिक आचरण देखते हैं। अस्पष्ट एवं उकसाने वाले शब्द
पाठ पढ़ा दें प्रयोग करना नेतृत्व की नैतिक विफलता है। स्पष्ट विधि सम्मत एवं अनुपातिक बल प्रयोग के निर्देश देने चाहिए थे। कमांड उत्तरदायित्व का उल्लंघन। अगला पॉइंट है पुलिसकर्मी का, अब हम नैतिक आचरण देखेंगे। मौखिक निर्देश का गलत अर्थ निकालकर अनावश्यक बल प्रयोग किया। संविधान के अनुच्छेद 21 एवं मानव गरिमा का उल्लंघन। अवैध आदेश का पालन नैतिक एवं कानूनी दायित्व से मुक्ति नहीं देता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। पुलिसिंग का आधार मिनिमम फोर्स मैक्सिमम रेस्ट्रेंट होना चाहिए। स्पष्ट नेतृत्व, विधि सम्मत आदेश, संवेदनशीलता तथा जवाबदेही ही लोकतांत्रिक एवं नैतिक पुलिस व्यवस्था की पहचान है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोवृत्ति को परिभाषित कीजिए तथा मनोवृत्ति एवं अक्षमता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में संबंधों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विचार के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति है जो उसके विचार, भावनाओं एवं और व्यवहार को प्रभावित करती है। वहीं अक्षमता किसी कार्य को सीखने एवं कुशलतापूर्वक करने की जन्मजात अथवा अर्जित क्षमता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मनोवृत्ति एवं अक्षमता का संबंध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। प्रारंभिक मनोविज्ञान में अक्षमता को सफलता का प्रमुख आधार माना गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि केवल क्षमता पर्याप्त नहीं, सकारात्मक मनोवृत्ति भी आवश्यक है। अगला पॉइंट है आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन में हेयर ऑफ एटीट्यूड ट्रेन फॉर एप्टीट्यूड की अवधारणा विकसित हुई है। सकारात्मक मनोवृत्ति अक्षमता के प्रभावी उपयोग को बढ़ाती है, जबकि नकारात्मक मनोवृत्ति श्रेष्ठ क्षमता को भी निष्प्रभावी बना देती है। लोक सेवा में सत्यनिष्ठा, सहानुभूति एवं सेवाभाव जैसी मनोवृत्तियां तकनीकी अक्षमता के साथ मिलकर उत्कृष्ट प्रशासन सुनिश्चित करती हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः प्रभावी व्यक्तित्व एवं सुशासन के लिए सकारात्मक मनोवृत्ति और उच्च अक्षमता दोनों का संतुलित विकास आवश्यक है। यही संयोजन एक कुशल, नैतिक एवं उत्तरदायी लोक सेवक की पहचान है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सहानुभूति को परिभाषित कीजिए और कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहानुभूति की भूमिका का विवेचन कीजिए। सबसे पहले हमें भूमिका लिखना है। सहानुभूति वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, पीड़ा एवं परिस्थितियों को उनके दृष्टिकोण से समझकर संवेदनशील एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करता है। यह लोक सेवकों के नैतिक आचरण का आधार है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहानुभूति की भूमिका देखें। क्या भूमिका है? गरीब, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध एवं वंचित वर्ग की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान, योजनाओं के लाभार्थी केंद्रित एवं समावेशी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना, प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास एवं सहभागिता में वृद्धि, भेदभाव, शोषण एवं सामाजिक बहिष्कार में कमी, गरिमापूर्ण, त्वरित एवं मानव केंद्रित सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करना, संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 तथा सामाजिक न्याय के आदर्शों को सुदृढ़ करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सहानुभूति केवल भावनात्मक गुण नहीं बल्कि सुशासन, उत्तरदायी प्रशासन और समावेशी विकास का प्रभावी साधन है। ये एक सहानुभूतिशील लोक सेवक ही अंतिम व्यक्ति तक न्याय, सम्मान और अवसर पहुंचाकर अंत्योदय एक एवं सबका साथ सबका विकास की भावना को साकार कर सकता है।
हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली कार्यप्रणालियों में बहुत आवश्यक है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, नियंत्रित करने एवं उनका सकारात्मक उपयोग करने की क्षमता से है। डेनियल गोलमैन के अनुसार यह प्रभावी नेतृत्व एवं कुशल प्रशासन का आधार है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रभावी कार्यप्रणालियों में संवेगात्मक बुद्धि की भूमिका देखेंगे। आत्म जागरूकता से निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण निर्णय संभव होते हैं। आत्म नियंत्रण तनाव एवं संकट में संतुलित व्यवहार सुनिश्चित करता है। सहानुभूति, नागरिक केंद्रित एवं संवेदनशील प्रशासन को बढ़ावा देती है। प्रभावी संचार से टीम भावना, विश्वास एवं सहयोग विकसित होता है। संघर्ष प्रबंधन में संवाद और समन्वय के माध्यम से समाधान प्राप्त होता है। प्रेरणादायक नेतृत्व कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं मनोबल बढ़ता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। आज के जटिल एवं जनोन्मुख प्रशासन में केवल बौद्धिक क्षमता पर्याप्त नहीं है। आईक्यू व्यक्ति को अवसर दिलाता है, जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस उसे सफल, उत्तरदायी एवं मानवीय प्रशासक बनाती है। अतः प्रभावी, पारदर्शी एवं संवेदनशील शासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि एक अनिवार्य गुण है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक सेवकों के अंदर सहनशीलता तथा करुणा को कैसे पोषित किया जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। सहनशीलता विविध विचारों, संस्कृतियों एवं परिस्थितियों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करने की क्षमता है, जबकि करुणा दूसरों के दुखों को समझकर उसके निवारण हेतु संवेदनशील प्रयास करना है। लोक सेवकों में यह गुण सुशासन, जन विश्वास तथा नागरिक केंद्रित प्रशासन की आधारशिला है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सहनशीलता एवं करुणा के पोषण के उपाय देखेंगे। क्या क्या उपाय है? नैतिकता एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का नियमित प्रशिक्षण, मैदानी अनुभव एवं कमजोर वर्गों के साथ प्रत्यक्ष संवाद, गांधी, बुद्ध, अम्बेडकर जैसे महापुरुषों के मूल्यों पर आधारित प्रशिक्षण, जन सुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण एवं नागरिक सहभागिता को बढ़ावा, तनाव प्रबंधन, योग एवं मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं जवाबदेह कार्य संस्कृति का विकास, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मूल्य आधारित नेतृत्व एवं आदर्श प्रस्तुत करना, करुणामय एवं नागरिक अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। लोक सेवकों में सहनशीलता और करुणा का विकास केवल प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि संवेदनशील प्रशासनिक संस्कृति, नैतिक नेतृत्व तथा जनसंपर्क से संभव है। ऐसे लोक सेवक ही संविधान के न्याय, समानता एवं मानव गरिमा के आदर्शों को प्रभावी रूप से साकार कर सकते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, विभेद कीजिए। वस्तुनिष्ठता एवं निष्ठा में विभेद कीजिए। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठता एवं निष्ठा में विभेद देखेंगे। भूमिका लिखेंगे। लोक सेवा में वस्तुनिष्ठता एवं निष्ठा सुशासन के दो प्रमुख नैतिक मूल्य हैं। वस्तुनिष्ठता निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करती है, जबकि निष्ठा नैतिक सिद्धांतों के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। वस्तुनिष्ठता तथ्य, तर्क एवं साक्ष्य पर आधारित होती है। निर्णय निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह मुक्त होते हैं। योग्यता एवं मेरिट को प्राथमिकता देती है। पारदर्शिता एवं निष्पक्ष प्रशासन को बढ़ावा देती है। उदाहरण, मेरिट के आधार पर चयन। अब हम निष्ठा के बारे में देखेंगे। ईमानदारी एवं नैतिक मूल्यों के पालन पर आधारित होती है। सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। निजी एवं सार्वजनिक जीवन में समान आचरण बनाए रखती है।
जन विश्वास एवं विश्वसनीयता को सुदृढ़ करती है। उदाहरण, रिश्वत या अनुचित लाभ का पूर्णता अस्वीकार। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। वस्तुनिष्ठता सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है, जबकि निष्ठा उन निर्णयों को नैतिक आधार एवं जन विश्वास प्रदान करती है। दोनों मिलकर आदर्श लोक सेवक का निर्माण करते हैं। अब हम प्रश्न बी के अनुसार उत्तर देंगे। अभिवृत्ति की संरचना एवं प्रकारों में विभेद कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति है। इसकी संरचना बनाती है कि अभिवृत्ति किन घटकों से बनी है, जबकि प्रकार बताते हैं कि अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। अभिवृत्ति की संरचना संज्ञानात्मक, किसी विषय के बारे में ज्ञान एवं विश्वास। भावात्मक, उस विषय के प्रति भावनाएं। व्यवहारात्मक, कार्य करने की प्रवृत्ति। यह अभिवृत्ति के निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट करती है। उदाहरण स्वरूप, पर्यावरण के प्रति ज्ञान, चिंता और वृक्षारोपण। अब हम अभिवृत्ति के प्रकार देखेंगे। ज्ञान एवं समझ प्रदान करना, आत्म सुरक्षा का कार्य करना, सामाजिक एवं व्यक्तिगत मूल्यों की अभिव्यक्ति, निर्णय एवं व्यवहार को दिशा देना। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। स्वच्छता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति से स्वच्छ व्यवहार विकसित होना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अभिवृत्ति की संरचना उसके घटकों को स्पष्ट करती है, जबकि उसके प्रकार व्यवहार एवं निर्णयों को दिशा देते हैं। प्रभावी लोक प्रशासन के लिए दोनों की समुचित समझ आवश्यक है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य क्या है? आधुनिक मूल्यों से इसकी क्या भिन्नता है? व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारतीय समाज की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं नैतिक मूल्यों से होती है। परंपरागत मूल्य सामाजिक निरंतरता के आधार है, जबकि आधुनिक मूल्य लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान भारत में दोनों का संतुलित समन्वय आवश्यक है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारतीय समाज के परंपरागत मूल्य देखेंगे। सत्य, अहिंसा एवं धर्म पालन, संयुक्त परिवार एवं पारिवारिक एकता, बड़ों का सम्मान तथा गुरु शिष्य परंपरा, सेवा, त्याग, करुणा एवं सहिष्णुता, सामूहिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। अगला पॉइंट देखेंगे। आधुनिक मूल्यों से भिन्नता। आधार के आधार पर परंपरागत मूल्य परंपरा, संस्कृति एवं रीति रिवाज पर आधारित हैं, जबकि आधुनिक मूल्य संविधान, विज्ञान एवं तर्क पर आधारित है। हम दृष्टिकोण के आधार पर देखेंगे। परंपरागत मूल्य कर्तव्य एवं सामूहिक हित पर बल देते हैं। आधुनिक मूल्य अधिकार, समानता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं। अब हम पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर देखेंगे। परंपरागत मूल्य संयुक्त परिवार के लक्षण हैं। आधुनिक मूल्य एकल परिवार एवं व्यक्तिगत निर्णय। अब हम सामाजिक व्यवस्था देखेंगे। परंपरागत मूल्य सामाजिक पदानुक्रम को स्वीकार करते हैं। आधुनिक मूल्य लैंगिक एवं सामाजिक समानता का समर्थन करते हैं। अब अगला पॉइंट है परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण। परंपरागत मूल्य स्थिरता एवं परंपराओं का संरक्षण, आधुनिक मूल्य नवाचार, परिवर्तन एवं वैज्ञानिक सोच का समर्थन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय समाज के सतत एवं समावेशी विकास के लिए परंपरागत नैतिक मूल्यों तथा आधुनिक संवैधानिक आदर्शों का संतुलित समन्वय आवश्यक है। यही संतुलन भारत को सामाजिक रूप से सशक्त, लोकतांत्रिक एवं विकसित राष्ट्र बनाने का आधार है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। निजी क्षेत्र की नैतिक विकृतियां क्या हैं? नैतिक जीवन के 3 विकल्पों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। निजी क्षेत्र आर्थिक विकास, नवाचार एवं रोजगार का प्रमुख स्रोत है, किंतु लाभ प्रेरणा यदि नैतिक मूल्यों से पृथक हो जाए तो अनेक नैतिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। अतः व्यवसायिक सफलता के साथ नैतिक उत्तरदायित्व भी आवश्यक है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं।
निजी क्षेत्र की नैतिक विकृतियां देखें, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी, कर चोरी एवं वित्तीय अनियमितताएं, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन द्वारा गुमराह करना, श्रमिकों का शोषण एवं असमान वेतन, पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना, कारपोरेट धोखाधड़ी, अंदरूनी व्यापार एवं डेटा गोपनीयता का उल्लंघन करना। अगला पॉइंट है नैतिक जीवन के 3 विकल्प। पहला है कर्तव्य आधारित, दूसरा है परिणाम आधारित, तीसरा है सद्गुण आधारित। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निजी क्षेत्र में ESG सिद्धांत कारपोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को अपनाकर नैतिक विकृतियों को कम किया जा सकता है। लाभ और लोकहित के मध्य संतुलन स्थापित करने वाला व्यवसाय ही सतत एवं विश्वास आधारित विकास का आधार बनता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान प्रशासनिक संरचना में गुणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए कार्य संस्कृति में बदलाव आवश्यक है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। कार्य संस्कृति से तात्पर्य प्रशासनिक तंत्र में कार्य करने के मूल्य, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली से है। सुशासन के लिए केवल संस्थागत सुधार पर्याप्त नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति में परिवर्तन भी अनिवार्य है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कार्य संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता पर तर्क देखेंगे। नागरिक केंद्रित प्रशासन से सेवाओं की गुणवत्ता एवं संतुष्टि बढ़ती है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही भ्रष्टाचार और मनमानी को कम करती है। समयबद्ध सेवा वितरण से दक्षता एवं विश्वास में वृद्धि होती है। तकनीक आधारित ई-गवर्नेंस प्रक्रियाओं को सरल एवं प्रभावी बनाती है। नवाचार एवं परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण बेहतर नीति क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। टीम वर्क एवं सहयोग विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करता है। नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा लोक सेवकों की विश्वसनीयता बढ़ाती है। हम इसके आवश्यक सुधार देखेंगे। क्षमता निर्माण एवं नियमित प्रशिक्षण, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, नागरिक फीडबैक तंत्र एवं सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल प्रशासन और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। तृतीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार प्रशासन का उद्देश्य सिटीजन फर्स्ट होना चाहिए, अतः गुणात्मक, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं प्रभावी लोक सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक कार्य संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन समय की अनिवार्य आवश्यकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण आवश्यक है? लोक प्रशासन पर संभावित न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। लोक प्रशासन लोकतांत्रिक शासन का क्रियान्वयन तंत्र है। संविधान के अनुरूप प्रशासन की वैधता, उत्तरदायित्व तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु नागरिक नियंत्रण आवश्यक है। यह विधि के शासन का आधार है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की आवश्यकता देखें। क्या क्या आवश्यकता है? प्रशासनिक मनमानी एवं शक्ति के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन, प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। अब हम न्यायिक नियंत्रण के प्रमुख रूप देखेंगे। पहला है न्यायिक पुनरावलोकन, प्रशासनिक निर्णयों की वैधानिकता की जांच। अगला पॉइंट है रीट आधारित अधिकारिता, अनुच्छेद 32 एवं 226, हैवियस कॉर्पस मंडामस, सर्टियोरारी प्रोहिबिशन एवं को वारंटो। लोकहित याचिका, PIL, वंचित वर्गों को न्याय उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, निष्पक्ष सुनवाई एवं पक्षपात राहत निर्णय। अगला पॉइंट है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। न्यायिक नियंत्रण प्रशासन की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करता है। प्रभावी न्यायिक निगरानी से संवैधानिक मूल्यों, सुशासन तथा नागरिक अधिकारों की
रक्षा होती है, जिससे लोकतंत्र अधिक सुदृढ़ बनता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम मूर्ति एक सरकारी कर्मचारी तथा अपने वृद्ध माता पिता के साथ इंदौर में रहते हैं। एक दिन भ्रमण के दौरान 11 वर्ष के एक अनाथ बालक से उनकी मुलाकात हो जाती है। वह दयनीय स्थिति में एक बेघर बालक था, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। राम मूर्ति उस बालक को अपने घर ले आते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि यदि वह उनके वृद्ध माता पिता की देखभाल करेगा तो वह उसकी आवश्यकता अनुसार दैनिक मजदूरी देंगे तथा शिक्षा की भी व्यवस्था करेंगे। नैतिक दृष्टिकोण से राम मूर्ति के आचरण का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। राम मूर्ति का उद्देश्य करुणा, परोपकार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से प्रेरित प्रतीत होता है, किंतु नैतिकता केवल सद्भावना की नहीं बल्कि बल, अधिकारों, कानून एवं गरिमा के संरक्षण की भी उपेक्षा करती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सकारात्मक पक्ष: अनाथ बालक को आश्रय, भोजन एवं सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा की व्यवस्था कर उसके भविष्य को संवारने का प्रयास, सामाजिक संवेदनशीलता एवं मानवीय मूल्यों का परिचय, नैतिक एवं कानूनी चिंताएं। 11 वर्ष के बालक से वृद्धों की देखभाल करवाना बाल श्रम एवं शोषण की आशंका उत्पन्न करता है। बालक की शिक्षा, खेल एवं समुचित विकास के विकार प्रभावित हो सकते हैं। बेहतर विकल्प यह होता है कि बाल कल्याण समिति अथवा जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार उसकी देखभाल सुनिश्चित की जाती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः राम मूर्ति की भावना नैतिक रूप से सराहनीय है, परंतु उसका क्रियान्वयन पूर्णतः नैतिक नहीं। सही दृष्टिकोण यह होगा कि बालक को कानूनी संरक्षण, शिक्षा एवं पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए तथा उससे किसी प्रकार का श्रम न कराया जाए। इससे करुणा और न्याय दोनों का संतुलन स्थापित होगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव के नैतिक एवं राजनीतिक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? आप इन्हें वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार उचित सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति है जो उसके विचार, भावनाओं एवं व्यवहार को प्रभावित करती है। नैतिक अभिवृत्ति सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, न्याय एवं करुणा जैसे मूल्यों पर आधारित होती है, जबकि राजनीतिक अभिवृत्ति शासन, लोकतंत्र, अधिकारों एवं सार्वजनिक नीतियों के प्रति व्यक्ति की दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। नैतिक अभिवृत्ति सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, लोकहित एवं उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देती है, भ्रष्टाचार, पक्षपाती एवं अनैतिक आचरण का विरोध करती है। अब हम सीधे राजनीतिक अभिवृत्ति देखेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान एवं वित्त के शासन में विश्वास, नागरिक सहभागिता, मतदान एवं उत्तरदायी शासन का समर्थन, समानता, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहन। अब हम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में औचित्य देखेंगे इसके। सुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ता है, भ्रष्टाचार एवं ध्रुवीकरण में कमी आती है, SDG 16 शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएं की प्राप्ति में सहायता मिलती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। नैतिक एवं राजनैतिक अभिवृत्तियों का समन्वय ही उत्तरदायी लोकतंत्र और सुशासन की आधारशिला है। लोक सेवकों एवं नागरिकों में इन मूल्यों का विकास संविधान की भावना के अनुरूप न्यायपूर्ण, पारदर्शी एवं जन कल्याणकारी शासन की स्थापना सुनिश्चित करता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिंग संबंधी नकारात्मक अभिवृत्ति के मूल कारणों की विवेचना कीजिए, यह इतनी दृढ़ क्यों है? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। लिंग संबंधी नकारात्मक अभिवृत्ति वह पूर्वाग्रहपूर्ण सोच है जिसमें महिलाओं अथवा अन्य लैंगिक समूहों के प्रति असमान, रूढ़िवादी एवं भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यह सामाजिक न्याय, समानता तथा संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। लिंग संबंधी नकारात्मक अभिवृत्ति के मूल कारण देखें, क्या कारण है? पहला है पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था एवं पुरुष वर्चस्व।
रूढ़िवादी परंपराएं और लैंगिक भूमिकाओं का कठोर निर्धारण, अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव, आर्थिक निर्भरता तथा संसाधनों तक सीमित पहुंच, मीडिया एवं लोकप्रिय संस्कृति द्वारा रूढ़ छवियों का प्रसार, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं की संकीर्ण व्याख्या, यह इतनी दृढ़ क्यों है के बारे में हम देखेंगे। बचपन से सामाजिकरण के माध्यम से पूर्वाग्रहों का संचरण, परिवार, विद्यालय एवं समुदाय द्वारा निरंतर पुनर्बलन, सत्ता एवं विशेषाधिकार खोने का भय, कानूनी प्रावधानों के बावजूद कमजोर क्रियान्वयन, सामाजिक स्वीकृति एवं पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिकता का स्थानांतरण। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। लिंग समानता केवल कानूनों से नहीं बल्कि शिक्षा, संवेदनशील समाजीकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, लैंगिक न्यायपूर्ण नीतियों तथा सकारात्मक सामाजिक व्यवहार से संभव है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 की भावना के अनुरूप समान अवसर और सम्मान ही समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। मनोवृत्ति किसी सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्ति की सोच, भावना एवं व्यवहार की प्रवृत्ति है। यह जन्मजात नहीं होती है बल्कि समाजीकरण, शिक्षा, अनुभव एवं परिवेश से निर्मित होती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सामाजिक समस्या के प्रति मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। परिवार प्रारंभिक मूल्य एवं संस्कार प्रदान करता है। उदाहरण, बेटी की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। शिक्षा, वैज्ञानिक सोच एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास। उदाहरण, लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता। मीडिया एवं सोशल मीडिया जनमत निर्माण में प्रभावी। उदाहरण स्वरूप, स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छता के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति। व्यक्तिगत अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव दृष्टिकोण बदलते हैं। उदाहरण, भेदभाव झेलने वाला व्यक्ति समानता का समर्थक बन सकता है। साथ ही समूह एवं समाज, सामाजिक स्वीकृति अस्वीकृति का प्रभाव। उदाहरण, नशा मुक्ति अभियान में युवाओं की भागीदारी। संस्कृति, धर्म एवं नेतृत्व नैतिक मूल्य और सामाजिक व्यवहार को दिशा देते हैं। उदाहरण, गांधी के नेतृत्व में अस्पृश्यता विरोधी अभियान। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सामाजिक समस्याओं के प्रति सकारात्मक एवं संवेदनशील मनोवृत्ति का निर्माण शिक्षा, नैतिक नेतृत्व, जागरूक मीडिया और संवैधानिक मूल्यों के समन्वय से ही संभव है। यही समावेशी, न्यायपूर्ण एवं उत्तरदायी समाज की आधारशिला है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठता एवं निष्ठा समय की मांग है। कथन को सिद्ध कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। लोक सेवा का उद्देश्य संविधान के आदर्शों के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी एवं जनोन्मुख प्रशासन प्रदान करना है। वर्तमान समय में सुशासन, उत्तरदायित्व एवं नागरिकों के बढ़ते विश्वास हेतु वस्तुनिष्ठता और निष्ठा दोनों अनिवार्य प्रशासनिक मूल्य हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता देखें। क्या क्या आवश्यकता है? निर्णय तथ्य, नियम एवं साक्ष्य पर आधारित होते हैं। पक्षपात, भेदभाव एवं मनमानी पर अंकुश लगता है। संसाधनों का न्याय संगत एवं दक्ष उपयोग सुनिश्चित होता है। उदाहरण, डीबीटी एवं ई गवर्नेंस से पारदर्शिता, लाभ वितरण। अब हम निष्ठा की आवश्यकता देखेंगे। भ्रष्टाचार, हितों के टकराव एवं अनैतिक आचरण पर नियंत्रण। जनता का प्रशासन पर विश्वास बढ़ता है। संविधान, कानून एवं सार्वजनिक हित के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित होती है। उदाहरण, ई श्रीधरन की ईमानदार एवं उत्तरदायी कार्यशैली। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ERC के अनुसार इंटीग्रिटी इज द कॉर्नस्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस। अतः वस्तुनिष्ठता और निष्ठा से युक्त लोक सेवक ही सुशासन, विधि के शासन तथा जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर, आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है।
चलिए हम प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले भूमिका लिखेंगे। सड़क दुर्घटना केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक एवं मानवीय संवेदनशीलता की भी परीक्षा है। ऐसे समय में आत्मसंयम, विधि का पालन तथा सहानुभूति ही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। यदि मैं राजीव के स्थान पर होता तो क्रोध एवं हिंसा से बचते हुए आत्मसंयम रखता है। चालक का वाहन नंबर, फोटो एवं गवाहों के साक्ष्य एकत्र करता है। 112 108 पर सूचना देकर पुलिस एवं एम्बुलेंस बुलाता है। चालक के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करता है। अब हम लोगों की उदासीनता के कारण देखेंगे। पुलिस एवं न्यायिक प्रक्रिया का भय, प्राथमिक उपचार का अभाव, समय की कमी एवं सामाजिक असंवेदनशीलता, कानूनी अधिकारों की जानकारी का अभाव। अब हम निवारण के उपाय देखेंगे। सड़क सुरक्षा एवं प्रशासनिक उपचार का प्रशिक्षण, जन जागरूकता अभियान एवं नैतिक शिक्षा, त्वरित आपातकालीन चिकित्सा और पुलिस प्रतिक्रिया, यातायात नियमों का कठोर पालन एवं दंड। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। मानव जीवन सर्वोपरि है। संवेदनशील नागरिक, प्रभावी कानून और त्वरित सहायता मिलकर ही सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम कर सकते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा और करुणा ही सच्ची मानवता का आधार है। धन्यवाद।